ये जो बहाना मिल गया है ना कि हमने केस डाल दिया और ना अब हमें कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, ना एहतजाज करना है, और हमसे कोई सवाल ना पूछे, हमने तो केस डाल दिया। ये जो एटीट्यूड है ना, ये आरएसएस के द्वारा सिखाया गया एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। प्रोटेस्ट करने से कौन रोक रहा है इन्हें, ये मैं जानना चाहता हूं। ये लोग क्यों जेल भरो आंदोलन नहीं करते पीसफुल? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम महमूद प्राचा साहब की खिदमत में हैं और कुछ बहुत ही अहम इश्यूज पर उनसे बात करनी है। सैटरडे में उनसे बात नहीं हो सकी, इसलिए हम आज संडे में उनका इंटरव्यू आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो इश्यूज हैं जिन पर हमें बात करनी है, एक तो ये कि कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद में अब हलाल मीट वाली बात शुरू कर दी है। हलाल मीट की दुकानें बंद कराने की कोशिश की जा रही है। उनके लोग लाइसेंस्ड दुकानों को भी बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक अजीब हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि कोई हलाल मीट ना खरीदे, और ये इकोनॉमिक जिहाद है, यानी कारोबारी जिहाद है। अब से पहले आईएएस बनने वालों को भी एजुकेशन जिहाद कहा गया, लव जिहाद कहा गया। अब ये इकोनॉमिक जिहाद मुसलमानों के खिलाफ एक इल्जाम है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही एक तरह से कंट्रोवर्शियल दो अलग अलग किस्म के बयान दिए। एक तो ये दिया कि मुसलमान मुझे बहुत चाहते हैं और मैं भी मुसलमानों को बहुत चाहता हूं, लेकिन एक और बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मीट के बेचने वालों को रेहड़ियां, यानी वो रेहड़ी पर सामान बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये है। इसके अलावा बीजेपी के लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया और दिल्ली पुलिस ने मीडिया में फोटो और सब कुछ होने के बावजूद उन लीडर्स को पहचानने से इनकार कर दिया है अपनी एफआईआर में, जिनके फोटो और हर सबूत सबके सामने है। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार एक के बाद एक ऐसे इशू ला रही है जिसमें हिजाब और उसके बाद अब हलाल मीट वाली बात सामने आई है, उसे बंद कराने की बात हो रही है। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? देखिए, पूरे साउथ में बीजेपी का जो अभी पूरी ताकत लगा रहे हैं वो तमिलनाडु में तो डीएमके की वजह से और जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उसकी वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। केरला में भी वो बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कर्नाटक में वो सफलता प्राप्त कर पाए हैं। तो उनका पूरा ध्यान साउथ में अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, उसके बाद तेलंगाना और आंध्रा में भी है। तेलंगाना में बिलखुसूस खास है क्योंकि वहां पे वो पोलराइजेशन करने के लिए बहुत बड़ी ताकत से जुटे हुए हैं और उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आपको सामने आएंगे भी। मैं अभी से ऐसी पेशन गोई कर रहा हूं। लेकिन कर्नाटक में क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। वहां का जो लोगों का मिजाज है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मिजाज से मेल नहीं खाता है। तो ईवीएम के जरिए जो चुनाव जीते जाने वाले हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए जो एक माहौल बनाया जाता है, उस माहौल को वो गुजरात में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे गुजरात में भी यही काम सब होंगे। अब गुजरात में तो लंबे समय से होते आ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में खास तौर से अब जो है नर्व सेंटर जो है जहां से हर चीज का शुरुआत होगी वो कर्नाटक को बना रखा है। तो इस सब बहस में पड़ने की, हिजाब का इशू है, अब हलाल का इशू है, ये मैं समझता हूं कि ये एक अननेसेसरी डिस्कशन है। डिस्कशन ये होनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनुवाद को लाने के लिए, भारत का संविधान खत्म करने के लिए जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है उसके लिए इनके पास सैकड़ों बहाने हैं। जो लेटेस्ट बहाना अभी हलाल मीट का शुरू किया है वो तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। मतलब ये जो हिजाब में 1 डिग्री था अब वो 2 डिग्री और आगे बढ़ गया है। जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हलाल मीट की शॉप पे जाके ये बोला कि हमें नॉन हलाल मीट चाहिए। इस तरह की खबरें आ रही हैं, नहीं दोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। तो ये क्या है? ये बहाने तलाश करना ना, किसी भी सूरत में जाके मुसलमानों के साथ कानून हाथ में लेके
के पैसे लूटने हैं, उनसे हर चीज छीननी है, उनके घरों में डकैतियां डालनी है, ये काम पे लगी हुई है। और सरकार इसमें जो नागपुर से आरएसएस के इशारे पे सारे काम ये हो रहे हैं, उसमें हर बीजेपी की और आरएसएस की सरकार जो पूरी तरीके से मददगार होती है, वो ऐसा माहौल तैयार करती है कि ये इस तरह का ऐसा काम करेंगे जो सीधे सीधे कानून की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई पहले राउंड में तो जो सरकारी अफसर हैं वो उस पर एक्शन नहीं लेंगे, उसको इनडायरेक्टली जस्टिफाई करेंगे, और सेकंड राउंड में उसमें कोई ना कोई कानून लाके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी। ये एक सेट फॉर्मूला है, उसमें हर केस में अब यही होगा। दाढ़ी रखने पे होगा, मैं अभी से बता रहा हूं, कपड़े पहनने पे होगा, अभी से मैं बता रहा हूं आपको। तो जब तक, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अभी पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारी पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि हमने मुकदमा डाल दिया वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। मुकदमा डालने से कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी से बता रहा हूं। लेकिन हाँ, एक तो बरी उल जिम्मा हो गए, लोगों के सामने शक्ल दिखाने लायक बनने की कोशिश है एक। दूसरा, पैसे कलेक्शन की एक बहुत बड़ा गुंजाइश रहती है कि इतने पैसे हमारे पीआईएल में हो गए, और अगर कोई सवालात किए जाएंगे कि आपने क्या किया तो हमने केस डाल दिया। तो ये जो केस वाला जो सियासत चल रही है ना, पीआईएल डाल दी, मुकदमा डाल दिया, मैं वकील होने के बावजूद ये कह रहा हूं, ये अब हमारे इंसाफ पाने के रास्ते में एक सबसे बड़ा रोड़ा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अदालत जाना ही इंसाफ पाने में रुकावट है? ये एक तो बगैर तैयारी के जाना, ये जो संस्थान जा रहे हैं अदालत, ये मैं इनके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं। अदालतों का क्या हाल है उस पर आप एक अलग से प्रोग्राम कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये जो बहाना मिल गया है ना कि हमने केस डाल दिया, और ना अब हमें कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, ना एहतजाज करना है, और हमसे कोई सवाल ना पूछे, हमने तो केस डाल दिया। ये जो एटीट्यूड है ना, ये आरएसएस के द्वारा सिखाया गया एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। प्रोटेस्ट करने से कौन रोक रहा है इन्हें, ये मैं जानना चाहता हूं। ये लोग क्यों जेल भरो आंदोलन नहीं करते पीसफुल? उसमें थोड़ी मेहनत लगती है ना, उसमें सफलता प्राप्त होने की गारंटी है ना, उसमें जो असल में ये भी एक्सपोज होने की गारंटी है कि ये मुसलमान जो है, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। प्रोटेस्ट करेंगे तो हम अपने से पहले शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे। तो जब मुस्लिम कम्युनिटी मुखालफत करेगी, विरोध करेगी, किस चीज का? मनुस्मृति को लागू होने देने से ही तो रोकना है हमें। संविधान को लागू कराना है पूरी तरीके से, लेटर एंड स्पिरिट में, यही तो हमारी लड़ाई है। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को होने वाला है। तो ये सब मिलके प्रोटेस्ट करने के जो रास्ते पे हमें चलना है, उसको स्कटल करने के लिए आरएसएस ये भी चाहती है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो हैं वो कहीं मुखालफत में सड़कों पे ना आ जाए मनुस्मृति के। तो उसलिए भी एक साजिश का हिस्सा है, और हमारी तंजीमों को, जो ईमानदार उनमें लोग हैं, और बहुत ज्यादा तंजीमों के अंदर भी मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और ये मेरा भरोसा भी है कि बहुत सारे लोग ईमानदार हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने लीडरान की कार्रवाइयों से। तो उनको उठ खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये केस कचहरी का जो केस का काम है वो भी काम है, वो 20% का काम है। 80% तो हमें बाकी सब कम्युनिटी से बात करके एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के साथ सड़कों पे उतरना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए, जेल भरो आंदोलन करने चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, प्रधानमंत्री के घर पे घेराव करना चाहिए पीसफुल, ये सब काम करने चाहिए, चीफ मिनिस्टर के घर पे घेराव होने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे हैं ये सब काम? तो आप इसमें कोई कानूनी रास्ता अभी बात आप नहीं मानते कि ये जो हलाल वाला है, ये तो कानूनी तौर पर बाकायदा एक बहस हुई थी कि वो हलाल स्टिकर लगाइए, जैसे यूरोप वगैरह में भी हम देखते हैं। तो यहाँ बाकायदा वो सिलसिला शुरू हो गया था कि आप सर्टिफिकेट लगाएं, हलाल लिखें। अब ये कानून के तौर पर चल रहे हैं, उसके बाद भी रुकावट हो तो अदालतों में जाने की अभी जरूरत नहीं है, आपको लगता है? देखिए, मैं एफएसएसएआई का अपने ऑफिस में जिस दिन मेरे रेड हुई थी, तो उसी दिन मुझे, हम टेंडर से जीत के जो एफएसएसएआई के वकील थे वो भी हटाया गया था सेम टाइम पे। तो
ये फूड लॉज के बारे में मेरी डिटेल में मुताला भी है और मैं उसका स्टूडेंट अपने आप को मानता हूँ अच्छे से। तो हलाल सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट वो है कि जो ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन होती है, ऐसे जैसे कि वेज नॉन वेज फूड, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं या जू कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो यहूदी हैं, वो कोशर या हलाल ही खा सकते हैं। तो ये बताना होता है इन लोगों को जो कोशर या हलाल ही खा सकते हैं कि ये कोशर ग़िज़ा है या हलाल ग़िज़ा है, ताकि वो लोग कोई चीज जो कि उनको उनके मजहबी एतबार से या उनकी जो सेंसिटिविटी को सूट नहीं करती, उसको वो पहचान सके। तो ये उस तरह का, जैसे वेज नॉन वेज का है, कोई भी जो बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो कि नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उनको पता लग जाए कि ये चीज जो है, जो कि अब बाज़ाहिर नजर नहीं आती ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पैक फूड हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हलाल मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पता ही नहीं लगेंगी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, उसको इस तरीके से ना देखे जाए कि मैं डिक्लेयर करके बोल रहा हूं कि हलाल है। ये उसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई चूज कर सके, जिसको चूज करना है। बहुत सारे मुसलमानों को मैं ऐसे भी जानता हूं जो कि पोर्क ही खाते हैं, मतलब खंजीर बहुत आराम से खाते हैं, शराब भी पीते हैं। तो ये हर एक इंडिविजुअल की मजहबी अगर या कोई और सेंसिटिविटी है, जैसे किसी को बीमारी है कुछ, वो वेजिटेरियन खाना नहीं खा सकता। किसी को ऐसा लगता है कि जो हलाल मीट होता है वो ज्यादा हेल्दी होता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो ये मानते हैं कि क्योंकि इसमें ब्लड जो है वो सारा जल्दी निकल जाता है और फ्लो से निकलता है, तो वो एक स्लॉटर करने का बेहतर तरीका है, तो वो उस नजरिए से भी हलाल मीट खाते हैं। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट है, चॉइस है, उसके लिए मार्किंग की जाती है फूड पे। उसका और कोई मकसद नहीं है कि ये बताना कि हम हैं, जिसको नहीं खाना है वो ना खाए, ऐसा नहीं है। जिसको खाना है उसके लिए पॉजिटिव है वो। तो बहरहाल आपने ये कहा कि इस सिलसिले में पब्लिक प्रोटेस्ट हो सकते हैं, सरकार से डिमांड हो सकती है और केस भी हो सकते हैं। मैं केस करने को मना नहीं कर रहा हूं पूरी तरीके से, लेकिन आप ये देखिए, जब ये एक माहौल बनेगा तो जजेस को भी ताकत मिलेगी, तक़वियत मिलेगी कि अगर कोई दबाव आता भी है सरकार की तरफ से, जो इसमें तो किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ना कि आज हर इदारा हमारा सरकार के भारी दबाव में है। सरकार हर एक इदारे को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत लगाए बैठी है, आरएसएस और बीजेपी की सरकार। तो उनको कितनी ताकत मिलेगी कि कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, सबसे पहले हमारे यहां प्रोटेस्ट इस बात के होने चाहिए कि जो जजेस हैं वो संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। पूरे देश की जनता को, जो SC ST OBC की और माइनॉरिटीज की है खास तौर पे, उनको और जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, उन्हें सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो अब जजेस के और जुडिशरी के हक में आके खड़े होना चाहिए कि आप बगैर डरे, जो संविधान चाहता है, बिना किसी इन्फ्लुएंस में आए, बगैर किसी दबाव में आए या लालच में आए, आप न्याय करो, हम आपके साथ हैं। ये प्रोटेस्ट ये बहुत ही अहम है। मैं इस नजर से ये बात कहता हूं। तौर पर पब्लिक उस तरह से नहीं समझती कि जजों को भी उससे ताकत मिलती है। अच्छा, मैं अब एक और बात पूछना चाहता हूं। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो जब कभी मुसलमानों से मिलते हैं तो वो बड़ी ये कहते हैं कि मुसलमान हमसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी बहुत चाहता हूं। और जब वो अपने मूड में होते हैं या अपनी पार्टी के एजेंडे पर बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब मैं तो गोश्त बेचने वालों को जो है वो बिल्कुल भीख मंगवा दूंगा, तकरीबन ये बात कहने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दोहरा जो ये है रास्ता, क्या 2024 से पहले की तैयारी है? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किस्म की चीजें आ रही हैं, आपको क्या लगता है इसमें? आडवाणी जी ने अपने आप को, चाहे जो भी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनल लेवल पे या जैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे या पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल बनाने के लिए एक ऐसा काम किया था जिसमें ना, जो एक शेर है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, वो जिन्ना साहब के मज़ार पे जाके उनको सेकुलर बना रहे थे। अब जिन्ना से तो पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत करेगा तो जिन्ना साहब से तो इंडियन मुस्लिम्स करेंगे। तो एक तो मुस्लिम्स गए, उनसे नाराज हो गए, और उनकी खुद की पार्टी में उनको जो उनके मुखालिफ थे उनका बहाना मिल गया। तो यही काम हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। अगर बाहर जाते हैं देश में तो वो ये दिखा, किसी मुल्क के बाहर जाते हैं
तो बताते हैं हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अब योगी जी भी, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, आरएसएस और बीजेपी के लीडरशिप के जो रैंकिंग है उसमें अब उनका नंबर पहला नहीं तो दूसरे पे तो है ही, मतलब पहले और दूसरे के बीच में। तो उन्हें अपनी छवि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ठीक करने के लिए ऐसी बात कहनी पड़ती है। अगर वो करेंगे वो भी एक कठपुतली है, हो सकता है वो सच में ही मोहब्बत करते हैं, क्योंकि गोरखनाथ जो मठ है उसमें और मुस्लिम कम्युनिटी का आपस में बहुत गहरा रिश्ता रहा है, बहुत लंबे टाइम तक, अभी भी है। अब वहां वहां बाकायदा मुसलमानों की दुकानें हैं, मुसलमानों के दुकानें तो एरिया छोड़िए, हाँ। पीछे से बहुत सारे मुसलमान जो हैं, जो मनुवादी मानसिकता के रहे हैं पहले भी, वो बहुत मदद करते आए हैं गोरखनाथ मठ को। मुस्लिम भी तो होते हैं ना मनुवादी मानसिकता के। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आज तो खैर इतनी जरूरत नहीं है, आज तो ये उन मनुवादी मुसलमानों की मदद कर रहे होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा रहा है कि जब मुसलमान प्रोटेक्शन देते थे गोरखनाथ मठ को, पर वो मनुवादी मुसलमान थे, मनुवादी मानसिकता के मुसलमान। तो ये अब जो है, ये हो सकता है सच भी हो बात, लेकिन जो मुझे लगती है बात, ये उस दौड़ में अपने आप को प्रधानमंत्री जस्टिफाई करने की दौड़ में उनका ये स्टेटमेंट्स आते रहेंगे। स्टेटमेंट्स पे नहीं जाना चाहिए, देखिए लफ्जों पे किसी के नहीं जाना चाहिए, कर्मों पे जाना चाहिए। जो वो काम करें वो अच्छे होने चाहिए, और वो मुसलमानों का भला तो छोड़ दें, करें या ना करें, उनसे मोहब्बत करें या ना करें, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं उनसे मोहब्बत भी ना करें। मोहब्बत तो खैर एक दिल का जज्बा होता है ना, जो होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। मैं ये भी मान सकता हूं कि योगी जी के लिए, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं उनमें एक इनबिल्ट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पता नहीं क्यों होता है, जिसकी कोई जवाब तो नहीं है, रीजन नहीं है, लेकिन होता है, तो दिखाने के लिए तो होता ही है। तो वो कम से कम इन कम्युनिटीज के साथ, एससी एसटी ओबीसी के साथ इंसाफ करें, जो कि उनकी संवैधानिक ड्यूटी है। प्यार मोहब्बत तो निजी मसला है, किसी से करें या नफरत करें वो निजी मसला है। जब वो चीफ मिनिस्टर हैं तो न्याय करने की कोशिश करें, वो उनसे उम्मीद करनी चाहिए, और उनके जो कारनामे हो उससे उस तराजू पे तोला जाना चाहिए। किसी से मोहब्बत करें या नफरत करें वो उनका जाती मसला है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। अच्छा प्राचा साहब, आप दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस का रोल अदालतों में बाकायदा बताते रहे हैं, और इस हद तक भी हुआ है कि उन पर कॉस्ट लगी है, उन पर जुर्माना लगा है। अब दिल्ली पुलिस एक और मामले में बहुत ही गैर मामूली किस्म का बिहेवियर कर रही है। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के घर पर होने वाला प्रोटेस्ट है, उसके बाकायदा फोटो वीडियो पब्लिक में भी है। अखबार वालों ने इस हद तक फोटो छापा है कि देखिए साहब, इन लोगों को नामों के साथ इनको दिल्ली पुलिस नहीं पहचान पा रही, जो दिल्ली पुलिस के गाड़ी के ऊपर खड़े हुए नारे लगा रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है, क्या कानून में इतनी गुंजाइश है कि एफआईआर लिखने में किसी को भी अननोन कह दिया जाए, जबकि उसके पास सारे सबूत हो? पुलिस इस कानून कहां तक क्या कहता है कि अननोन किसको कह सकते हैं, जबकि सारे सबूत वहां मीडिया के जरिए भी, और आजकल तो पुलिस अपनी वीडियो बनवाती है कानूनन, वो सब भी उनके पास होगा। ये इसमें कानूनी कहां तक कितनी गुंजाइश है ये कहने की कि साहब हम उन्हें नहीं पहचानते? तो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वाई और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भी है, जिनके साथ साथ उनके पास 50-50 पुलिस वाले भी मौजूद रहते हैं, हर मिनट की लोकेशन वो अपने स्टाफ से भी पूछ सकते हैं। ये पहले तो दिल्ली पुलिस को मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं कभी भी, और मुझे बार बार ये बताना भी पड़ता है, किसी भी पुलिस, किसी भी इदारे को मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी, ऑफ कोर्स, दिल्ली पुलिस के जो इन्फ्लुएंस्ड अधिकारी हैं, जो मलाईदार पदों के चक्कर में या अपनी कोई एक खास महदूद राजनीतिक सोच के चलते ये क्राइम्स कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं वो एक क्राइम है, सेक्शन 166 कैपिटल ए। और दिल्ली दंगों के केस में भी हमारे जिसमें फाइन लगा था उसमें भी हमें इजाजत मिली हुई है कि हम दिल्ली पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ 166 ए का मुकदमा भी दर्ज करें। तो अब ये दिल्ली पुलिस में ईमानदार अफसर भी हैं, हर एक पुलिस में ईमानदार अफसर भी होते हैं, और वो इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। दिल्ली में भी जो थोड़ी बहुत न्याय व्यवस्था मौजूद है ना, वो इन मलाईदार पद पे बैठे हुए भ्रष्ट पुलिस के अफसरों की वजह से नहीं है, वो उन ईमानदार व्यक्तियों की वजह से है, जो दिन रात
पुलिस में लोगों की हिफाजत करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, और उन पुलिस के अधिकारियों को जिस बुरी तरह से ये मलाईदार पद पे बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी ट्रीट करते हैं, उसकी तो एक अलग ही लंबी कहानी है। तो हमें ये डिस्टिंक्शन आपके सारे जो देखने वाले हैं उनको रखना चाहिए। पुलिस नहीं, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी। और ये पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी कहां से गाइडेंस प्राप्त करते हैं? जो हमारे देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, जिन्होंने ये कहा था खुल के अदालत में, दिल्ली दंगों में ही जब हम बहस कर रहे थे, कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहब सिंह वर्मा जो लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करने का माहौल नहीं है, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ सब सबूत हैं। तो ये है वो सोच, और ये है वो भ्रष्ट अधिकारी। तो मैं जो आम आदमी पार्टी है उनको भी एक सलाह दूंगा कि आरएसएस ने उन्हें बड़ी मदद की है, अभी भी कर रहे हैं, पंजाब में भी मदद से जीते हैं वो उनकी। मगर आरएसएस का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि वो कांटे से कांटा निकाल रहे हैं, कांग्रेस का कांटा आपसे निकाल रहे हैं, बाद में वो उन्हें मारेंगे ही। तो ये आरएसएस से थोड़ी दूरी बनाना शुरू करें। और अरविंद केजरीवाल जी के जो लोग कह रहे हैं ना उनकी जान को खतरा है, हो सकता है वो अभी इसको पूरी सीरियसनेस से नहीं कह रहे हो, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी जिन भी वजह से, हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो इतने ज्यादा पावरफुल हो पाएंगे, अगर वो थोड़े से भी पावरफुल हुए और हाथ से निकलने लगे आरएसएस के, तो सच में उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो पहली बुनियादी चीज ये होनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनुस्मृति लागू करने के लिए जो लोग भारत का संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सब लामबंद रहें। सिर्फ जबानी नहीं, भाषणबाजी करके असेंबली में या बाहर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कार्य करें। योगी आदित्यनाथ जी की तरह मोहब्बत और दुश्मनी जो है वो जबानी नहीं होनी चाहिए, काम से होनी चाहिए। जैसे वो जिससे दुश्मनी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी और मोदी जी, वो दुश्मनी करते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी से, तो उनके खिलाफ देख लीजिए, सारे रिजर्वेशन हटा रहे हैं, सारी जो एजुकेशन है उसमें सिस्टम खत्म कर रहे हैं, PhD की सीटें कम कर रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन की कर रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं, लेटरल एंट्री कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं वो। तो उसी तरीके से अगर इनकी मुखालफत करनी है तो उसके लिए काम करें, भाषणबाजी से काम नहीं होगा। आप सब लोग खतरे में, मेरी बात ये ध्यान से समझ के चलें। कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, उन्होंने आरएसएस के लोगों की मदद की, आरएसएस के लोग उसमें अंदर तक घुसे हुए थे, आज भी घुसे हुए हैं, अभी पूरी छटनी नहीं हुई है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है ये सीटें कम होने से और ज्यादा होने से। ध्यान देना चाहिए कि आरएसएस के लोग कौन कौन घुसे हुए हैं, अभी भी हाईएस्ट लेवल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं आरएसएस के कांग्रेस पार्टी में। तो किस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया, सब आरएसएस की चाल थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत छोटी पार्टी है, अभी कांग्रेस को इन्होंने दीमक की तरह चाट लिया, और कांग्रेस पहले बहुत खुश हो रही थी कि आरएसएस हमारी मदद कर रही है और हम आरएसएस की मदद कर रहे हैं, पीछे से किसी को नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर, अगेन कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर इस तरीके से सोचते थे, सोच रखते थे कि हमें ये इलेक्शन जितवा दिया, हमें वो इलेक्शन जितवा दिया, ये माहौल बना दिया हमारे लिए, वो कर दिया। तो ये जो सोच है ना, ये मरवाएगी। अब वो टाइम आ गया जब वो सबको खत्म करके सिर्फ बीजेपी के लोग ही ईवीएम के जरिए सारे चुनाव जीतेंगे, किसी और की कोई जगह बचने वाली नहीं है। तो सब अब लामबंद हो जाएं अगर हो सकते हैं तो। अच्छा, आप अक्सर अदालतों के फैसलों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं फिर भी, चूंकि आपने जिक्र किया बीजेपी के उन लीडर्स का जिनके खिलाफ FIR ना लिखने की बात कही गई है, उनके बारे में एक ऑब्जर्वेशन है या ऑर्डर है, वो आप बेहतर बताएंगे कि मुस्कुराते हुए कोई बात जो कही जाती है वो कोई गलत नहीं होती। उसको आप किस तरह से, आपने कैसे देखा कानून की नजर से? नहीं, वो एक टिप्पणी थी, टिप्पणी के बारे में टिप्पणी करना वैसा ही होगा जैसे टिप्पणी की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी टिप्पणी की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर जब जजमेंट आती है ऐसी, तब उसका क्रिटिसिज्म करेंगे, और हम पूरी ताकत से करेंगे क्रिटिसिज्म।
क्योंकि वो गलत जजमेंट होगी। वैसी जजमेंट बहुत ही मतलब कानून के खिलाफ भी होगी और वो बहुत ही इलॉजिकल होगी और मजाहिया होगी। अपराध तो अपराध काम से होता है ना, मुस्कुराते हुए करे या गाली देते हुए करे। किसी को अगर कोई गोली मारेगा मुस्कुरा, और कोई इतना बड़ा क्रिमिनल होगा कि वो हंसते हंसते ही कत्ल करता है, उसको इतना मजा आता है कत्ल करने में। कोई उससे छोटे दर्जे का क्रिमिनल होगा तो वो गाली देते हुए गुस्से से कत्ल करेगा। तो ये तो क्रिमिनलिटी की अगर कोई मुस्कुराते हुए इतने विभत्स से काम कर सकता है तो वो उसको जब ट्रायल में सजा होगी तो उसको थोड़ी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ये लॉजिक होगा। लेकिन वो जजमेंट पे बात है कि आप लाइटर टोन में ऑब्जर्वेशंस होती हैं या एक खास कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्वेशन होती है, ओरल ऑब्जर्वेशन, उस पे हम वकील लोग तो ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो एक बहुत ही महदूद हो सकता है कि वो इस अंदाज में कही गई हो बात कि उसका बरक्स जो मैं कह रहा हूं वही दरअसल जज साहब ने इशारा किया हो। कि ये भी हो सकता है ना कि मुस्कुराते हुए कत्ल करोगे तो क्या ऑफेंस नहीं होगा। तो ये रिपोर्टिंग में ओरल ऑब्जर्वेशंस में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जहां तक आपके सवाल था उसका कि उनको क्या आंखें नहीं है, अंधे हो गए, तो आंखें और अंधे नहीं हुआ है कोई। वो भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी। उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी के पास एक मजबूत टीम है। उनके जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो उनको चाहिए कि एफआईआर दर्ज करें और इन लोगों को, पुलिस ऑफिसर्स को 166A का मुकदमा दर्ज करा दें उनके खिलाफ, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, जो जिन लीडरों को नजर आ रहा है और जिनके खिलाफ एक्शन होना है उनके खिलाफ एक्शन अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसी से उनकी कथनी और करनी में फर्क नजर आएगा। अगर वो ये मुकदमा दर्ज कराते हैं अरविंद केजरीवाल साहब तो नूरा कुश्ती नहीं हो रही है, और अगर नहीं कराते तो नूरा कुश्ती हो रही है। लेकिन इस नूरा कुश्ती में नुकसान अरविंद केजरीवाल साहब का होगा, ऐसी में पेशन गोई करना। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने बहुत ही अहम बात की आखिर में कि ये तय हो जाएगा कि ये अगर मुकदमा करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो वो नूरा कुश्ती यानी फिक्स मैच है। चूंकि आमतौर पर शायद वो हिंदी जानने वाले ना समझे, नूरा कुश्ती फिक्स मैच है जो खेला जा रहा है आरएसएस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ। ऐसा कई लोग कहते हैं। महमूद प्राचा साहब ने एक सबूत के तौर पर आपकी हमारी आंखें खोलने के लिए कहा है कि देखते रहिए, एक्शन लेते हैं तो ठीक है, नहीं एक्शन लेते हैं तो ये एक सबूत है कि वो आरएसएस और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया आरएसएस ने, उसी तरह से अब कांटे से कांटा निकाला जा रहा है और आगे आने वाले वक्त में खुद आम आदमी पार्टी को भी इसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है आरएसएस और बीजेपी के जरिए। इसके अलावा जो आपने कहा कि कर्नाटक में जो हलाल मीट वाला इशू उठाया जा रहा है, उस पे लोगों को सड़कों पर भी आना चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। और ये जो केजरीवाल साहब हैं, उनके असल चेहरे के बारे में तो मुख्तलिफ तरीके से लोगों ने कहा है, आपने भी इशारा दिया है। हमें, आपको, सभी को, दर्शकों को इस पर नजर रखने की जरूरत है। हम मीडिया स्टार के सतह पर यह कोशिश करते हैं कि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो जहनी तौर पर और ज्यादा मैच्योर हों ताकि चीजों को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।